दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल लाइव मिंट में प्रकाशित खबर प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स मे हैव टू वेट अ लिटिल लॉन्गर और द हिंदू बिजनेस लाइन में छपी न्यूज प्राइवेटाइजेशन ऑफ आईडीबीआई बैंक विल बी अपोज्ड स्ट्रांगली AIBOA के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है क्यों हो रहा है बैंकों के निजीकरण का विरोध। हाल ही में AICBEF यानी अखिल भारतीय केंद्रीय बैंक कर्मचारी परिसंघ और AIBOA यानी अखिल भारतीय बैंक अधिकारी एसोसिएशन ने बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 2 दिनों की बैंक हड़ताल आयोजित की। इसकी वजह ये थी कि इन दिनों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को आसान बनाने की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है, ताकि अगले वित्त वर्ष की शुरुआत होने तक कम से कम एक बैंक का निजीकरण पूरा हो सके। दरअसल 2021-22 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इस साल सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और 1 बीमा कंपनी के लिए निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए जल्द ही बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और दूसरे कानूनों में बदलाव के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि प्रक्रिया आखिरी चरण में है। इन बदलावों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू 20% विदेशी निवेश कैप को हटाने के साथ इन बैंकों के कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी VRS को भी शामिल करने की बात है। हालांकि बैंक संघों की मांग कुछ और ही है। संघों की मांगों में बैंकों के लिए 5 दिनों के काम का सप्ताह, पेंशन योजना का अपग्रेडेशन, बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश की सुविधा, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और LIC एवं बैंक कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते यानी DA में मौजूद फासले को खत्म करना शामिल है। तो पूरा मामला यही है जिसने बैंकों के निजीकरण के मामले को सुर्खियों में ला दिया है। लिहाजा आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम बैंकों के निजीकरण और उससे जुड़े सभी अहम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले निजीकरण को ठीक से समझ लेते हैं। दरअसल सरकार से निजी क्षेत्र में मालिकाना हक, संपत्ति या व्यवसाय के ट्रांसफर को निजीकरण कहा जाता है। निजीकरण के बाद सरकार इकाई या व्यवसाय की मालिक नहीं रह जाती है। ये विनिवेश का ही अगला चरण है। विनिवेश के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की इक्विटी के कुछ हिस्सों को निजी कंपनियों या लोगों को बेच दिया जाता है। सरकारी कंपनियां 2 तरह से निजी कंपनियों में तब्दील हो सकती हैं। एक स्वामित्व का ट्रांसफर, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की एक मुश्त बिक्री कर उसका मालिकाना हक और प्रबंधन निजी हाथों में दे दिया जाता है, जबकि दूसरा विनिवेश है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी के कुछ हिस्सों को निजी क्षेत्र में बेचा जाता है। बिक्री का मुख्य मकसद वित्तीय अनुशासन में सुधार करना और आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करना होता है। निजीकरण का एक मतलब उस प्रक्रिया से भी है जिसमें सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी को कुछ लोगों द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाता है। इसे भी निजीकरण कहते हैं। निजीकरण की इस स्थिति में कंपनी के स्टॉक का शेयर बाजार में कारोबार नहीं होता है और आम जनता को ऐसी कंपनी में हिस्सेदारी रखने से रोक दिया जाता है। साथ ही कंपनी लिमिटेड नाम छोड़ देती है और अपने लास्ट नेम में प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल शुरू कर देती है। निजीकरण को कंपनी में अधिक दक्षता और निष्पक्षता लाने के लिए जाना जाता है, जिसे लेकर एक सरकारी कंपनी अधिक चिंतित नहीं होती है। ऐसे निजीकरण के सामान्यतः 6 तरीके हैं। इनमें शामिल है शेयरों की सार्वजनिक बिक्री, सार्वजनिक नीलामी, राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों के कंट्रोल का ट्रांसफर, सरकारी टेंडर, सीधी बातचीत और खरीद के अधिकार के साथ लीज। भारत सरकार निजीकरण के लिए 1991 में ऐतिहासिक आर्थिक सुधार लेकर आई, जिसे नई आर्थिक नीति या LPG नीति के रूप में जाना जाता है। इसे ही बड़े पैमाने पर निजीकरण की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। लेकिन मौजूदा वक्त में निजीकरण की गति बढ़ने का लॉजिक कुछ और भी है। तो आइए अब बैंकों के निजीकरण के पीछे के लॉजिक को जानते हैं। तो सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का निजीकरण करके अधिक दक्षता लाना चाहती है और समय समय पर इन बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के बोझ से बचना चाहती है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2022 में IDBI बैंक के साथ 2 सरकारी बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। फेडरल थिंक टैंक नीति आयोग ने निजीकरण के लिए 2 PSB को शॉर्टलिस्ट भी किया था।
गिरती अर्थव्यवस्था निजीकरण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है। चल रही महामारी से भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके चलते सरकार ने बड़े पैमाने पर विनिवेश जैसे साहसिक कदम उठाए हैं। बढ़ती एनपीए की समस्या भी निजीकरण के लिए प्रेरक बनी है। कल्याणकारी राज्य योजनाओं और ऋण माफी आदि के कारण एनपीए के सबसे बड़े योगदानकर्ता पीएसबीज यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। सरकार पीएसबीज के निजीकरण के माध्यम से एनपीए को कम कर पीएसबीज पर दबाव को घटाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिस मकसद से किया गया था वह आज भी सही मायने में पूरा नहीं हुआ है। उसकी गति वह नहीं है जो होनी चाहिए थी। बदले में खराब प्रबंधन, बेहतर सेवा की कमी और भारी एनपीए जैसी समस्या ही उभर कर सामने आई हैं। साथ ही सरकार का कहना है कि उसका टारगेट फैसिलिटेटर की भूमिका में रहने का है, न कि रेगुलेटर या ऑपरेटर की। और आखिर में दोहरे नियंत्रण का भी एक मुद्दा है। मतलब ये कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और आरबीआई अधिनियम 1934 के जरिए वित्त मंत्रालय और आरबीआई द्वारा पीएसबी पर दोहरा नियंत्रण है। निजी बैंकों के विपरीत आरबीआई के पास पीएसबीज के शासन में स्वायत्तता नहीं है। इसमें सरकार का लगातार दखल होता है, जो पीएसबीज के सामान्य कामकाज का राजनीतिकरण करता है। पीएसबी के निजीकरण के निर्णय ने आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषण के साथ पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। कई लोग व्यापक पैमाने पर इसका विरोध कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ के मुताबिक पीएसबीज के निजीकरण से नौकरी छूट जाएगी और वित्तीय समावेशन को धक्का लगेगा, क्योंकि ऐसा होने से कई ग्रामीण शाखाएं बंद हो जाएंगी। पीएसबी के विलय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या पहले ही 27 से घटाकर 12 कर दी है, जिससे कर्मचारियों की छंटनी और बैंक शाखा बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीएसबीज की कुल कर्मचारी संख्या मार्च 2017 में 8.57 लाख से गिरकर मार्च 2021 में लगभग 7.7 लाख हो गई है। मार्च 2017 और सितंबर 2021 के बीच पीएसबी शाखाओं की कुल संख्या में 3,321 की गिरावट आई है। पीएसबीज के निजीकरण से इन प्रवृत्तियों में और तेजी आएगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम होंगे। परिसंघ का ये भी मानना है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग मुख्य धारा से वंचित रहेंगे, क्योंकि वर्तमान में निजी क्षेत्र कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नीतियों का पालन करे, इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के बैंक लाभ के मकसद से प्रेरित होकर आबादी के अधिक संपन्न वर्गों और महानगरीय तथा शहरी इलाकों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण से समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन को धक्का लगेगा। इतना ही नहीं, भारत में सभी वाणिज्यिक बैंक जमाओं में लगभग 65% और सभी व्यक्तिगत बैंक जमाओं में लगभग 70% पीएसबी का हिस्सा है। भारतीय ग्राहक पीएसबी द्वारा दी जाने वाली अपनी जमा राशि की सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हैं। हाल के दिनों में यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, IL&FS और DHLF जैसे कई निजी बैंक और वित्तीय संस्थान विफल हो गए हैं, जबकि इसके विपरीत पीएसबीज की विफलता का एक भी मामला नहीं है। पीएसबीज का निजीकरण पीएसबी जमा के पीछे सरकारी गारंटी को हटा देगा और घरेलू बचत को कम सुरक्षित बनाएगा। साथ ही पीएसबीज के निजीकरण का मतलब बैंकों को निजी कॉर्पोरेट्स के हाथों बेचना होगा, जिनमें से कई पीएसबीज के ऋण पर डिफॉल्टर हो चुके हैं। निजी बैंकों में बढ़ते एनपीए और धोखाधड़ी ने ये भी दिखाया कि ये धोखाधड़ी करने वाले बैंक के स्वामित्व से स्वतंत्र थे। एनपीए की समस्या का कोई समाधान देना तो दूर, पीएसबीज के निजीकरण से साठगांठ वाले पूंजीपति को ही फायदा होगा। विरोध की एक वजह बैंकों के एनपीए का राइट ऑफ करना भी है। इसे बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है, यानी उस राशि को बैंक अपनी परिसंपत्ति का हिस्सा नहीं मानता है। हालांकि सरकार का दावा है कि राइट ऑफ के बाद भी वसूली के प्रयास जारी रहते हैं, मगर वित्त मंत्रालय के जवाब के मुताबिक 2016-17 और 2020-21 के बीच विभिन्न चैनलों के माध्यम से राइट ऑफ किए गए ऋणों में से केवल 86,986 करोड़ रुपए की ही वसूली हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान एनपीए राइट ऑफ की कुल राशि 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। राइट ऑफ ने बैंकों के वित्तीय नुकसान में योगदान दिया है,
क्योंकि इसने एक तरफ तो बैंकों की पूंजी को कम किया है तो दूसरी तरफ निजी क्षेत्र के ऋण डिफॉल्टर को बाहर निकलने का एक मौका दिया है। हालांकि इन तमाम बातों के बावजूद निजीकरण के काफी सारे फायदे भी हैं। तो अब सवाल है कि बैंकों के निजीकरण के ये कौन कौन से फायदे हैं। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा है कि ये एनपीए की समस्या से निपटने में काफी मददगार साबित होगा। एनपीए की समस्या बीते सालों में लगातार बढ़ी है और ये कभी न खत्म होने वाला बोझ बन गया है। बैंकिंग क्षेत्र एनपीए के बोझ से दब गया है। इसमें ज्यादातर हिस्सा पीएसबी का है, जो कि आमतौर पर कल्याणकारी योजनाओं और राइट ऑफ पर खर्च करने के कारण बढ़ा है। ये अर्थव्यवस्था के प्रभावी और तेज विकास के लिए अभी भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बढ़ते एनपीए के मुद्दे से अर्थव्यवस्था की वित्तीय सेहत बुरी तरह प्रभावित हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण से एनपीए की समस्या भले ही समाप्त न हो, मगर इसे प्रभावी ढंग से कम करने में जरूर मदद मिलेगी। साथ ही निजीकरण से आर्थिक स्तर पर स्थिरता आएगी। इससे महामारी के दौरान गिरी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। घाटे में चल रहे कुछ पीएसबी के निजीकरण से उसके अनुशासन और प्रबंधन में सुधार होगा, जिसका प्रभाव दूसरे पीएसबीज पर भी पड़ेगा। इसके अलावा सरकारी होल्डिंग्स के विनिवेश से विदेशी निवेश बढ़ेगा, जो बैंकों के पुनर्पूंजीकरण में सहायक होगा। ये निजी निवेशकों के जरिए इक्विटी में बढ़ोतरी करेगा और अर्थव्यवस्था को महामारी के प्रभाव से बाहर निकालने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, ये प्रशासनिक दक्षता और ग्राहक सेवा की क्वालिटी को भी बेहतर करेगा। प्रशासनिक दक्षता बैंक के सुचारू कामकाज और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा माना जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में किसी निजी बैंक की प्रशासनिक दक्षता और उसकी ग्राहक सेवा बेहतर होती है। लिहाजा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण से ग्राहकों को सेवा का बेहतर अनुभव प्राप्त होगा। हमें पता है कि निजी बैंक तकनीक पर ज्यादा जोर देते हैं, तो ऐसे में तकनीक संचालित उत्पाद निजी बैंकों को ग्रामीण इलाकों में अपनी पहुंच बढ़ाने और अपने ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने में सक्षम बनाएंगे। इसके अलावा अगर बात पूंजी प्रवाह की करें तो ये पूंजी प्रवाह और विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा। भारत में विदेशी निवेश की आमद की वैसे भी बड़ी संभावना है। ऐसे में बैंकिंग क्षेत्र में अधिक पूंजी लगाने के अवसर पैदा करने से विदेशी निवेश और आकर्षित होगा। इससे प्रभावित अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफी मदद मिलेगी। निजी बैंकों की तुलना में सरकारी बैंक उधार देने, जमा को आकर्षित करने और शाखाएं स्थापित करने में कमजोर होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अक्सर एजेंसियों और नियामकों के डर के चलते ऋण संबंधी निर्णय लेने से हिचकते हैं। विदेशी निवेश की आमद निजी बैंकों को बेहतर उत्पाद, सस्ते उधार और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देगी। साथ ही कम लागत वाली सेवाएं और ऋण पर कम ब्याज देने के लिए ज्यादा जोखिम लेने की इजाजत देगी। निजीकरण का एक और फायदा बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में देखने को मिलेगा। निजीकरण निजी निवेशकों को बाजार में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के साथ एक समान अवसर प्रदान करेगा, जो अंततः निजी बैंकों को बेहतर प्रदर्शन करने और उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। निजी बैंक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के कारण नवाचारी उत्पाद पेश करेंगे, जो रिस्क का मूल्यांकन करने, उसमें सुधार करने, प्रोडक्ट का मूल्य तय करने और कम सेवा लागत को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। इसका आखिरी फायदा रोजगार सृजन के मामले में होगा। असल में पीएसबी के निजीकरण से बैंकों को बेहतर बुनियादी ढांचे और प्रभावी जनशक्ति उपलब्ध होगी। इससे बैंकों को टारगेट बेस्ड जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकिंग, वित्त और तकनीक में विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, जो अधिक कुशल रोजगार के अवसर पैदा करेगा। आइए अब नजर डालते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो सरकार ने पहले संकेत दिया था कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए या त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के तहत आए बैंकों या कमजोर बैंकों को निजीकरण से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि उनके लिए खरीदार मिलना मुश्किल होगा। इसके उलट सरकार को करना ये चाहिए कि उम्दा प्रदर्शन करने वाले बैंकों की जगह खराब वित्तीय और प्रशासनिक हालात वाले बैंकों के निजीकरण पर जोर दे। इससे बेहतर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक दक्षता से तथा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वित्तीय समावेशन बनाए रखने और उसे लगातार बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ प्रावधान बनाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार बैंकों की शाखाओं की कुछ निश्चित संख्या ग्रामीण इलाकों में बनाए रखने का प्रावधान तय कर सकती है। साथ ही वंचित तबकों को मुख्य धारा में लाने के लिए नए तरीकों की तलाश करने की भी दरकार है। ऐसा न हो कि आर्थिक लक्ष्य पाने की कोशिश में संवैधानिक लक्ष्य पीछे छूट जाएं। इसके अलावा सरकार को बैंकों के हितधारकों की चिंताओं पर भी गौर करना चाहिए।
उनकी खास चिंता भविष्य की रोजगार सुरक्षा को लेकर है, जहां निजी कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के प्रति हायर एंड फायर पॉलिसी को अपनाया जाता है। उनकी चिंताओं का समाधान किए बिना निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कहें तो सार यही है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। हालांकि महामारी के चलते अर्थव्यवस्था में आई गिरावट से इस पर, विशेष रूप से पीएसबी पर भारी प्रभाव पड़ा है। अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने का सरकार का फैसला बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी प्रवाह और विदेशी निवेश में बढ़ोतरी कर एक संरचनात्मक परिवर्तन लाएगा। ये परिवर्तन बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। बैंकिंग क्षेत्र के लिए नए युग का उदय अंततः देश के आर्थिक विकास की रफ्तार को बढ़ाएगा। पीएसबी का निजीकरण बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और कर्ज में डूबे पीएसबी को विकास के एक स्थिर रास्ते की ओर ले जाएगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। निजीकरण से आप क्या समझते हैं? क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण से वित्तीय समावेशन और सामाजिक बैंकिंग की अवधारणा संकट में है? औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए।